पावर ऑफ फोकस। फोकस के बारे में आप सब तो जानते ही हैं। चाहे कितनी भी सूर्य की रेखाएं किसी पेपर पर पड़ती रहें, पर तब तक कुछ नहीं होता जब तक उन सन रेज को कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड वे में ना डाला जाए। इतना पावरफुल होता है फोकस, और यही लॉजिक हमारे दिमाग पर काम करता है। हम जब फोकस होकर किसी टास्क को, किसी भी जो भी चीज़ आप करना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, कुछ कॉन्सेप्ट समझना चाहें, उसे जब आप फोकस से करेंगे, फोकस से पढ़ेंगे और समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा वो, और हमेशा के लिए आपको वो आसान लगने लगेगा। तो इसीलिए मेरा साथ दीजिए इस नए लेक्चर में, और फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे हम लोग। वेलकम बैक टू CAC। हम लोग ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, जिसका ये चौथा लेक्चर है। इसमें से कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जैसे ओशियन बॉटम रिलीफ, महासागर तल की आकृतियाँ, टाइप्स ऑफ आइलैंड्स, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, तरह तरह के आइलैंड्स और बड़े बड़े लैंड मासेस वो हमने देखे थे। जितने द्वीप, किस प्रकार के द्वीप होते हैं। फिर कुछ धाराएं देखी थी। आज हम लोग ज्वार और उससे उत्पन्न ऊर्जा यानी ओशियन टाइड एंड टाइडल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बहुत अच्छे अच्छे फिगर्स हैं इसमें, और साथ ही साथ लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेट्स भी हैं। लवणता और महासागरीय तापमान ये अगले लेक्चर में हम लोग फिनिश कर देंगे। समुद्र विज्ञान फिर खत्म हो जाएगा ओशियनोग्राफी। तो बिफोर वी स्टार्ट, आप फीडबैक जिस तरह से देते हैं वो दीजिए। कुछ डाउट आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। CAC का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर सेट आप आखिरी तक देखेंगे तो इसमें एक आपको एंड में क्वेश्चन आंसर सेट भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स पे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, स्टैंडर्ड एग्जाम्स में। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, मोशन ऑफ वाटर में हमने हॉरिजॉन्टल मोशन यानी जो लहरें हैं, जो धाराएं हैं वो देखी थी। लहरें कैसी होती है, जिसमें सिर्फ राउंड 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 वाटर घूमता है ना। और धाराएं नदियों की तरह बहुत दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर दूर तक पानी को बहाकर ले जाती हैं। करंट्स, देवर ओशन करंट्स एंड वेव्स। तो आज हम लोग लंबवत यानी ऊर्ध्वावर जो मूवमेंट है या मोशन है या गति है उसे देखेंगे कि वो कैसा होता है। वो होता है टाइड्स। तो अगर मान लीजिए ये है सागर तल, है ना, और ये है हमारा स्थल। तो अगर ये ऊपर मतलब ऊर्ध्वावर यानी इस तरह से इसका मूवमेंट या गति हो, पहले का फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड लेवल ये है, तो किस तरह से इसमें ऊपर या नीचे, ये थर्ड लेवल मान लीजिए। तो इस तरह से जब ऊपर नीचे मोशन होता है या गति होती है तो उसे हम टाइड्स या अपवेलिंग और डाउनवेलिंग कह सकते हैं। तो पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एकमान परत या एकमान लेयर। ठीक है, ये किस तरह से लेयर बाय लेयर इस पर स्ट्रेस हवा की या वायु की गति के कारण पड़ता है। तो देखिए, द विंड एक्सर्ट स्ट्रेस ऑन द ओशियन सरफेस, यानी जो महासागर की सतह है इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, इसके ऊपर किसी प्रकार का बल पड़ रहा है, और ये होता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द विंड स्पीड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ये जो भी स्ट्रेस होगा सरफेस पर, ये हो गया स्ट्रेस, ST से मैंने बता दिया, प्रोपोर्शन होगा विंड की स्पीड के स्क्वायर, करेक्ट, और इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी विंड। तो इस बल की डायरेक्शन यानी इसकी दिशा भी वही होगी जो वायु की दिशा होगी। तो हवा अपनी गति के वर्ग के अनुपातिक रूप से समुद्र की सतह पर तनाव या स्ट्रेस डालती है, और किस दिशा में, वायु के बहाव की दिशा में ही। तो अगर मान लीजिए वायु इस तरह से बह रही है तो एक स्ट्रेस, एक तनाव किसके ऊपर, इस सतह पर, है ना, ओशियन यानी महासागर की सतह के ऊपर एक तनाव पड़ेगा, और वो प्रोपोर्शन होगा विंड स्पीड के स्क्वायर, इसके वर्ग में, और दिशा भी वही होगी। और ये जो गति होती है ये 100 मीटर से ज़्यादा गहराई तक नहीं होती, बस सिर्फ यहाँ से 100 मीटर तक होगी, ज़्यादा गहरी इसका प्रभाव नहीं होगा। अब मैं दूसरा आपको एक फिगर दिखाता हूँ जिससे और क्लियर होगा। तो ये देखिए, विंड फोर्स बैलेंस्ड बाय कोरियलिस फोर्स एंड फ्रिक्शन। आप जानते हैं कि जैसे पृथ्वी ये घूमती है तो इसकी वजह से कोरियलिस फोर्स लगता है, कोरियलिस बल जो लगता है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग लगता है, एक जगह क्लॉकवाइज एक जगह एंटी क्लॉकवाइज लगता है ना। ये हमने पढ़ा था, देखा था। तो इसे और डिटेल में हम लोग आगे क्लाइमेटोलॉजी में भी फिर से पढ़ेंगे। तो ये इस कोरियलिस बल के कारण यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल जो लगता है उसका क्या दबाव या उसका क्या इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं।
तो वायु दबाव कोरियोलिस बल और घर्षण से संतुलित होता है। तो मैंने बताया कि आपको वायु जैसे जिस दिशा में चलेगी उस तरफ एक तनाव या एक दबाव डालेगी, किसके ऊपर, ओशन की सरफेस यानी सतह पर। बट जैसे ही ये परत पे दबाव डालेगी तो कोरियोलिस बल के कारण यानी कोरियोलिस फोर्स के कारण ये सीधा नहीं बल्कि 45 डिग्री पर पड़ेगा। तो वायु तो इस तरफ जा रही है लेकिन बल का जो दिशा है वो इस तरफ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये पहली लेयर हुई। फिर उसके बाद में वाटर, तो वाटर डिफ्लेक्ट होगा, मतलब कि पानी इस तरफ चलना प्रारंभ करेगा, ना कि वायु की दिशा में। उस पर तनाव तो उस दिशा में पड़ रहा, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण वो इस तरफ चलना या उसकी गति शुरुआत होगी। और जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे और अगली परत जो होगी जल की, ओशन की नेक्स्ट सरफेस जो होगी लेयर, उस पर फिर अगेन 45 डिग्री, फिर नेक्स्ट वाले पे अगेन 45 डिग्री। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे गहराई में, वायु का बल वैसे कम होता जाएगा और डिफ्लेक्ट, विक्षेपित होता जाएगा दिशा से। तो इस कारण क्या होगा, अलग अलग परत, ये जो मैंने एकमान परत की आपसे बात की थी, ये सब परतें अलग अलग दिशा में मूवमेंट यानी गति करने लग जाएंगी और इस कारण एक बनेगा स्पाइरल या कुंडली। पानी इस तरह से स्पाइरल के फॉर्म में या कुंडली के प्रभाव में वो गति करेगा, अलग अलग उसकी परतें। ठीक है, अब एकमान ट्रांसपोर्ट, अब ये परिवहन पे किस तरह से ये प्रभाव डालता है। तो देखिए, विंड यानी वायु की दिशा इस तरफ है, लेकिन जो भी आपका, क्योंकि पानी 45 डिग्री कोरियोलिस बल के कारण डिफ्लेक्ट हो गया या विक्षेपित हो गया उसकी दिशा, तो मूवमेंट पानी का लेयर का इस तरफ होगा, बिल्कुल सही। और फाइनली ये जो आपके जहाज हो गया या फिर कोई आइसबर्ग हो गया, इसका मूवमेंट होगा 90 डिग्री पे। ये आप देख सकते हैं, दो एरो जो यहाँ पे बने हुए, ये 90 डिग्री पे इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। वायु की दिशा ये हुई और शिप, जहाज या आइसबर्ग, इनका मूवमेंट या गति 90 डिग्री पर, इसे बोलते हैं एकमान ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखा था कि यहाँ पे एक स्पाइरल टाइप बन रहा था। अब देखिए, स्पाइरल जो लेयर है वो कैसे, जैसे जैसे अंदर जाते जा रहा था तो ये लेयर और ज़्यादा घूमती जा रही थी, अगली लेयर और इधर विक्षेपित या मुड़ी हुई, उसकी अगली लेयर जो गहराई में और विक्षेपित और मुड़ी हुई। तो इसीलिए जो फाइनल, जो आखिरी मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर होगा, जैसे शिप हो गया, आइसबर्ग हो गया, तो वो 90 डिग्री पर होगा। हमें इतना पता पड़ गया कि वायु जाएगी ऊपर तो शिप जाएगा इस तरफ। सेल बोट्स जो होती हैं, मोटराइज्ड इंजन वाली शिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेल बोट्स की बात कर रहा हूँ। ये सब क्यों होगा, कोरियोलिस बल की वजह से। और उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दाएं मुड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में बाएं। तो ये आपको मैंने अभी भी बताया था कि किस तरह से कोरियोलिस बल दोनों गोलार्धों में अलग अलग लगता है, दोनों हेमिस्फीयर्स में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लगता है। अभी आगे के और फिगर्स में क्लियर होगा। अभी देखिए आप, ये देखिए, तो ये है अपवेलिंग का एक सिद्धांत। ठीक है, ये आया एरो जो है, ये तीर जो है, ये बता रहा है कि वायु की दिशा किस तरफ है। वायु की दिशा अगर इस तरफ है तो 90 डिग्री इस तरफ एकमान ट्रांसपोर्ट, एकमान परिवहन का जो बल था वो लगेगा। अगर ये इस तरफ लगेगा तो क्या होगा, ये पूरे पानी को इधर खींचता जाएगा, ये ऊपरी सतह को, ये ऊपरी सतह इस तरफ जाएगी तो नीचे से इस तरह से वाटर यानी पानी ऊपर आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे अपवेलिंग। अप, क्योंकि अपवर्ड्स आ रहा है, अप वेलिंग। ठीक है, वेल का मतलब होता है कुआं या पानी की एक स्रोत। तो ये अपसरण बल लग रहा है। देखिए, एक तट ये है, इससे अगर दूर जा रहे हो तो इसे हम क्या कहेंगे, अपसरण बल। तो ये अपसरण बल यानी डाइवर्जेंस, ये पानी को दूर ले जाएगा तट से, तो नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो एकमान ट्रांसपोर्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब दक्षिणी गोलार्ध में एकमान परिवहन कैसे लगता है, तो एक पेरुवियन तट का एग्जाम्पल लिया, ये है पेरू का तट। ठीक है, इस तरफ ये दिशा, वायु की दिशा ये बताइए इस तरफ चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर एकमान परिवहन यानी एकमान लेयर की वजह से जो बल है वो इस तट से दूर है, तो नीचे से अपवेलिंग होती है। जब अपवेलिंग होती है तो क्या होता है, अपवेलिंग में नीचे का जो पोषक तत्वों से भरपूर पानी है, जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, वो ऊपर आ जाता है। वो ऊपर आ जाता है तो उसको खाने के लिए मछलियाँ, प्लैंकटन्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। तो मछलियों का वहाँ पर अच्छे से एक तरह से प्रोडक्शन या उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छी सरफेस है वो। अब ये क्योंकि मैंने दक्षिण गोलार्ध का एग्जांपल लिया तो उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक छोटे छोटे दो फिगर्स और दिए हुए हैं।
ये दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह से, अगर वायु की दिशा इस तरफ है तो ये रहा एकमान ट्रांसपोर्ट, और वायु की दिशा इस तरफ है तो एकमान ट्रांसपोर्ट किस तरफ होगा, तट की तरफ। ठीक है, क्लियर। जो पहले मैंने एग्जांपल बताया था वो आपको उत्तरी गोलार्ध का बताया था। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो पीछे से आप फिर से रिवर्स इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तब उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा अगर इस तरफ थी तो एकमान ट्रांसपोर्ट या एकमान परिवहन का जो बल था वो उल्टा लग रहा था, ये दक्षिणी गोलार्ध में तट की तरफ होगा। ठीक है, तो देखिए अभी मैं करंट जब हमने देखी थी तो पेरू के तट पर, ये मान लीजिए ये मैं बनाता हूँ साउथ अमेरिका और यहाँ पर है पेरू, तो पेरू के तट पर जो पेरुवियन हम्बोल्ट धारा थी वो कैसे इस तरफ जा रही थी, करेक्ट, क्योंकि हवा की दिशा भी इस तरफ थी, बिल्कुल सही। तो हवा की दिशा इस तरफ होगी तो नीचे से पानी ऊपर आकर अपवेलिंग हो जाएगी और न्यूट्रिएंट रिच वाटर उसे मिलेगा, यानी पोषक तत्वों से भरपूर। यही अपवेलिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसका कारण क्या है, एकमान का बल, एकमान परत का सिद्धांत मैंने आपको बताया। तो देखिए अपवेलिंग फिर से एक बार, विंड यानी वायु की दिशा, ये नीचे से अपवेलिंग यानी पानी, नया पानी जो नीचे का ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा और इसमें पोषक तत्व भी होंगे। अब ऐसी सतह पर क्या होता है, जैसा आपको बताया मैंने, प्लैंकेटॉन बहुत तेजी से वो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, उनका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा, उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, उनकी जो संख्या है, तो वो मछलियों के लिए बहुत अच्छा खाना वो बन जाते हैं। मछलियाँ उन्हें खाती हैं, उन्हें खाने के कारण मछलियों की भी ग्रोथ होती है और मछलियों का उत्पादन भी ऐसी जगहों पर बढ़ता है। जैसा मैंने आपको बताया कि पेरू के तट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अपवेलिंग के कुछ रीजन देखिए, ये हम्बोल्ट धारा जो पेरू का तट है, फिर यहाँ पर कैनरी धारा आती है जो वेस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका और फ्रांस है ना, यूरोप के भी जो वेस्टर्न तट है, और यहाँ पर बेंगुएला धारा जो सदर्न अफ्रीका है उसके पास में भी। ये कुछ अपवेलिंग के क्षेत्र हैं। पेरू, गिनी की खाड़ी, यहाँ पे पोषक तत्व और मत्स्य ग्रहण के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। अब डाउनवेलिंग, तो डाउनवेलिंग क्या होगा, जब अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखे उसमें था, जब हवा की दिशा उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में जिस तरफ भी हो और एकमान जो लेयर है, एकमान बल है, वो तट से दूर लगे, जब तट से दूर जाए तो होता है डाइवर्जेंस यानी अपसरण, करेक्ट। अब ये जब डाइवर्जेंस होगा, पानी दूर जाएगा तो फिर ऊपर से नीचे आता था, हम जिसे बोलते थे अपवेलिंग। अब अगर इसका उल्टा हो जाए तो वायु की दिशा कुछ इस तरह से हो कि एकमान परिवहन का बल लगे तट की ओर, तो ये जो सतह का पानी है ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर, उसका बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा। अभी जल को नीचे धकेलेगा और यहाँ पर अभिसरण यानी कोलिजन इस तरफ होगा। ठीक है, अपसरण पहले हो रहा था, इसमें अभिसरण हो रहा था। तो कुछ भी नहीं, आपको ये देखना है कि नॉर्थ है या साउथ है, यानी उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध है, उस हिसाब से विंड की दिशा के हिसाब से जो मैंने 3-4 फिगर आपको बताया वो आप फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में अगर विंड यानी वायु इस तरफ हो तो एकमान ट्रांसपोर्ट उसके इधर लगता है, और अगर विंड जैसे ये एग्जाम्पल है तो इस तरफ लगता है ना, राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में था। डाउनवेलिंग का एक और एग्जाम्पल इसमें होता है डिसेंडिंग, अवरोही जल। तो जो क्योंकि सतह का जल, ऊपर का जो जल होता है ये थोड़ा गर्म होता है, तो गर्म जल नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, इतना ही होता है डिसेंडिंग में, डाउनवेलिंग में। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक है समुद्री ज्वार, है ना। इसका एक अगला जो फिगर आप देखेंगे उसमें सूर्य, चंद्रमा, इनकी स्थिति भी बताई गई है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा समुद्री ज्वार। पहले थोड़ा सा इसका एक ऑफिशियल जो एक्सप्लेनेशन होता है वो देख लेते हैं, है ना, टेक्स्ट बुक वाला। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड मून, ये हो गए इसके कारण। तो अपने रीजंस क्या हो गए, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण। और अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, दिन में 1 बार या 2 बार, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, इतनी बार ये होता है। और नियतकालिक यानी पीरियोडिकल है, फिक्स्ड टाइम पे ये है, पहले से फिक्स्ड है। और फाइनली इसका इफेक्ट क्या है, वो समुद्र का तल या तो उठेगा या गिरेगा। तो ये रहा समुद्र का तल, ये तट, तो या तो समुद्र तट उठ जाएगा या फिर और नीचे चला जाएगा, या तो ये जाएगा ऊपर या जाएगा नीचे। तो ये हो गया हमारा ज्वार भाटा, है ना, राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर।
ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्सेस ऑफ सन एंड मून इज कॉल्ड टाइड्स। तो इन्हें हम टाइड्स कहते हैं। कारण जो बताया मैंने, ग्रेविटेशन फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो मैंने बताया, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे उल्टा अपकेंद्री बल उसको काउंटरैक्ट करता है, प्रतिकार करता है उसका, वो अभी बताएंगे। तो ये है पृथ्वी और ये है टाइडल बल्ज ड्यू टू इनर्शिया। और तो एक तरफ है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरी तरफ है उसका प्रतिकारी बल। ये देखिए, इसकी मैं बात कर रहा था। ज्वार भाटा, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में अगर आ गए तो ये बहुत ही तेज़ी से दोनों पानी को, या एक ऐसा बल लगाएंगे कि क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, उसका आयतन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी इस तरफ खींचेगा, है ना। बिग वाटर बॉडी है अर्थ पे। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। और इसको बैलेंस करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए लगेगा एक अपकेंद्री बल, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि उसके अवे डायरेक्शन में होगा। ये हो गया अपकेंद्री बल। तो इन दोनों की वजह से जो परिणामी ज्वारीय उभार होगा वो कुछ इस तरह से अंडाकार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर एक तरफ एक्ट कर रही है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, दूसरी तरफ एक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल। ठीक है, क्लियर। अभी देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फिगर्स हैं जिसमें आपको और क्लियर होता जाएगा। ये ओशन टाइड्स। तो अगर ये अर्थ है, यहाँ है मून, अब ये हमारी हाई टाइड, अर्थ से बहुत पास में है मून, यानी चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी क्लोज है, नज़दीक है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी फोर्स काफ़ी ज़्यादा दबाव डालता है पानी के ऊपर और उसकी सतह को ऐसे खींचता है बाहर। ठीक है, इसे कहते हैं हाई टाइड या उच्च ज्वार। तो इधर भी हो गया उच्च ज्वार जो कि अपकेंद्री बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण लगेगा, और जो ऊपर यहाँ और नीचे यहाँ पर हो जाएगी लो टाइड्स यानी निम्न ज्वार। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन तो नहीं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है, देखिए 27.5 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। 27.5 डेज इट टेक्स फॉर मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो एक जो लोकेशन होगी वो मून के या चंद्रमा के प्रभाव में 24.52 मिनट में आती है। ये दो चीज़ें आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये 24.52 मिनट में वो आएगी, सॉरी घंटों में, 24.52 घंटों में, नॉट मिनट। तो जो डायurnal यानी दैनिक जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी हाई टाइड और लो टाइड की, वो 12.26 मिनट की होगी, इसकी आधी। ठीक है, हाई टाइड जैसे ही उसके प्रभाव में आएगा तो वो हाई टाइड होगी, और फिर उसके प्रभाव से दूर जाएगा तो लो टाइड होगी। तो 24.52 मिनट में हर बार आ रही है। तो ये देखिए, जैसे ही कोई एक क्षेत्र प्रभाव में आया, यह आएगा 24.52 घंटों में, यार मिनट बार बार आ रहा है, 24.8 घंटों में। तो 12.26 घंटों में क्या होगा उसका, एक बार लो टाइड होगी और एक बार हाई टाइड होगी। करेक्ट, समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारी दैनिक जो आवृत्ति होती है वो। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा फोकस से एक बार फिर से देखिएगा इसे, सिर्फ फिगर को भी देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे एक ही पॉइंट या एक ही जो जगह है वो जब जब चंद्रमा के प्रभाव में आएगी तो वहाँ पे हाई टाइड हो जाएगी। जैसे ही उसके चंद्रमा वहाँ से घूम के मान लीजिए दूसरी तरफ चला गया तो क्या होगा, वो जगह उसके प्रभाव में नहीं रहेगी। तो वो होगा चंद्रमा को जो पूरा समय लगता है उसके आधे समय में। करेक्ट, तो एक बार हाई टाइड एक बार लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड। तो ये जो मैंने आपको दो नंबर्स बताए घंटों में है ये। तो टाइडल रेंज अब देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है टाइडल रेंज, जो सीमा है, जो अंतर जो आता है उसे टाइडल रेंज कहते हैं। सबसे लोएस्ट टाइड यानी निम्न ज्वार जब होगा और सबसे हाईएस्ट टाइड सबसे उच्च ज्वार होगा, इसके बीच की जो डिफरेंस होगा ये है आपकी अंतर, ज्वारीय अंतर या टाइडल रेंज। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि क्या गहराई है समुद्र की, उस पर भी डिपेंड करता है। तट रेखा किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है, और वो सागर खुला है या बंद है उस पर डिपेंड करता है, इसकी ऊंचाई और इसकी निम्नता। हाँ देखिए, हाईएस्ट टाइडल रेंज कहाँ पर है, उच्चतम ज्वार की सीमा या अंतर कहाँ पर पाया जाता है। ये बे फंडी करके जो जगह है कनाडा के पास में, कनाडा की फंडी खाड़ी, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो, जैसे ये है तट, तो यहाँ से ज्वार हाईएस्ट ज्वार इतना होगा, लोएस्ट ज्वार अगर निम्न इतना होगा, तो ये जो डिफरेंस या अंतर ये सबसे ज़्यादा है। अब भारत में कहाँ पर है,
तो देखिए ये डिपेंड करता है कि ऊर्जा हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रयोग में ला सकते हैं। खंबात की खाड़ी में ये होता है, ये जो अंतर है। अब इसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ज्वारीय ऊर्जा का यूज़ हम कर सकते हैं। एब एंड फ्लो, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, जब ज्वारीय अवनति और उन्नति या प्रवाह या बाढ़ कहलाएगी। जब ज्वार ऊपर बढ़ेगा तो कैसे वो पानी ज़्यादा बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा यानी उसका प्रवाह होगा या उसका विस्तार होगा, तो उसे हम कह देंगे ज्वारीय उन्नति या टाइडल फ्लो और फ्लड। और जब पानी नीचे जाएगा, लो टाइड होगी, तब क्या होगा, ज्वारीय अवनति। ठीक है, तो इसे जब जैसे मान लीजिए जब ज्वार, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय, जब पानी का स्तर गिर रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसे हम एब कहेंगे। व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग एंड व्हेन वाटर लेवल इज राइजिंग, तो उसे फ्लो या फ्लड कहेंगे, उसे प्रवाह या बाढ़ कहेंगे। फिर कुछ होती है एपोजी एंड पेरिजी टाइड्स, तो भूमयुच्च और भूसमीपक। हम ये जानते हैं कि मून जो है वो इलिप्टिकल यानी अंडाकार, उसकी जो कक्षा है, ऑर्बिट है, वो अंडाकार है, वो परफेक्ट राउंड या ऐसी गोल नहीं है बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर है हमें। अब जो पेरिजी ज्वार है, जैसे ये पेरिजी पोजीशन है जहाँ पर पृथ्वी के काफ़ी पास में होता है, तो इसका मतलब इसका जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल यानी इसका ग्रेविटेशन फोर्स, वो भी हाईएस्ट होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और एपोजी पोजीशन में सबसे कम होगा, जितना दूर होगा उतना ही उसका बल भी कम लगेगा। तो इसे बोलते हैं भूमयुच्च या भूसमीपक। ये होगी भूसमीपक, ये भूमयुच्च। तो इसकी पोजीशन पे ज्वार भी डिपेंड करता है, जब पास में होगा तो ज़्यादा बल होगा तो ज्वार ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर कुछ पोजीशंस होती हैं जैसे सिज़िगी पोजीशंस, सिज़िगी पोजीशंस, ये जब एक लाइन में तीनों आ जाते हैं तो इन्हें सिज़िगी पोजीशंस कह देते हैं। तीनों एक ही पंक्ति में है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये सीधी पंक्ति में है। ऑल ऑफ देम आर इन स्ट्रेट लाइन। ये कब होता है, दो बार होता है, एक बार होता है अमावस्या के टाइम पे न्यू मून, और एक बार पूर्णिमा यानी फुल मून के समय पर। फिर कुछ ऐसी पोजीशंस होती है जब इस तरह से दोनों का, तो सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल इस दिशा में, जबकि चंद्रमा का इस दिशा में 90 डिग्री पे है, तो ये समकोण एक चतुर्भुज के तरह बन रहा है ये। ठीक है, अब ये एक दूसरे को काउंटरएक्ट कर देंगे, चंद्रमा खींचेगा इस तरफ, सूर्य खींचेगा इस तरफ, तो ये एक दूसरे को थोड़ा सा काउंटरएक्ट कर देंगे, यानी प्रतिकार बल। और ये हर 7वें 8वें दिन में होता है, हर 15 दिन यानी पखवाड़े में, एवरी फोर्टनाइट में 7वें 8वें दिन ये पोजीशंस आती हैं। एक पोजीशन ये हो गई और दूसरी पोजीशन ये हो गई, क्वाड्रेचर, समकोण या चतुर्भुज की पोजीशंस। ठीक है, अब स्प्रिंग एंड नीप टाइड। अब ये जो हमने 4 पोजीशन देखी, एक थी सिज़िगी पोजीशन जिसमें कि सूर्य चंद्रमा एक ही लाइन में, उसमें एक पोजीशन ये, दूसरी थी क्वाड्रेचर पोजीशन जिसमें कि पहले ये पोजीशन एक और ये दूसरी, तो टोटल 4 पोजीशंस हम अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड कब कब होती है। तो स्प्रिंग टाइड का मतलब होता है वृहत यानी हाई टाइड, और नीप टाइड का मतलब होता है निम्न ज्वार। अब स्प्रिंग और नीप, इसमें हाई टाइड्स कब, तो स्प्रिंग में जो हाईएस्ट हाई टाइड होती है, मतलब ये स्प्रिंग जब पोजीशन ये है, तब क्या होगा, जो उच्च ज्वार होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा खिंचा हुआ है क्योंकि एक ही लाइन में हो रही है। तो ये चाहे फुल मून हो या न्यू मून हो, यानी अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, इन दोनों में जो ज्वार है, भाटा, वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि तीनों एक लाइन में है होने की वजह से दोनों का, मून और सन का ग्रेविटेशन फोर्स यानी चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल वो एक साथ लगता है। जबकि नीप टाइड जो होती है, निम्न ज्वार जो होते हैं, उसमें सूर्य और चंद्रमा का बल एक दूसरे को काउंटरएक्ट कर गया, तो जो ज्वार की जो उच्चता या निम्नता होगी वो भी कम होगी। तो देखते हैं वो कैसी होगी। तो स्प्रिंग में जब तीनों एक ही लाइन में है, तब हाईएस्ट यानी वृहत जो पोजीशन है इसकी, तो उसमें उच्चतम उच्च ज्वार होगा। जो हाई टाइड होगी बहुत ज़्यादा होगी, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी को खींच लेगा बाहर, तो उच्च ज्वार बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही। और नीप में क्या होगा, वो हाई टाइड, अब क्योंकि एक दूसरे को काउंटरएक्ट कर गए 90 डिग्री पे, तो हाई टाइड जो है, ये उच्च ज्वार है, उस वो थोड़ा सा कम होगा। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है ना। हाई टाइड वो उच्च ज्वार तो है लेकिन वो अपना उच्चतम पोजीशन पर नहीं है। तो जैसे ये है, ये उच्च ज्वार जनरली बनता है, तो इसकी उच्च ज्वार या तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और निम्न ज्वार के भी इस तरह से अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं, तो उच्चतम नहीं है वो। ठीक है, ये हो गया नीप में, हाई टाइड हमने पढ़ी। फिर अब इनका थोड़ा सा कंपैरिजन, अब एक बार आपको लो टाइड भी बता देता हूँ कि स्प्रिंग में जो लो टाइड होगी और नीप में लो टाइड होगी। तो नीप में जो लो टाइड होगी इस पोजीशन में,
वो निम्नतम होगी, क्योंकि अगेन वो एक दूसरे को काउंटरैक्ट कर गए हैं, यानी एक दूसरे का प्रतिकार कर रहे हैं बल। तो जो सबसे कम इस पे बल लगेगा टाइड्स पर या ज्वार पर, वो भी निम्नतम होगा अपना। सबसे कम वाला जो निम्नतम ज्वार होगा वो भी बहुत ही कम होगा इसके मुकाबले। यहाँ पर जो निम्न ज्वार भी होगा वो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, किसके मुकाबले? इसके मुकाबले, नीप टाइड्स के मुकाबले, यानी निम्न ज्वार के मुकाबले। ठीक है, कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इसमें। हाई टाइड हायर देन यूजुअल, यानी जो उच्च ज्वार होता है वो अपना नॉर्मली जो यूजुअल ज्वार होता है उससे ज़्यादा होता है, जबकि नीप में क्या होगा, यानी निम्न ज्वार में क्या, हाई टाइड लोअर देन यूजुअल, जैसा मैंने आपको बताया काउंटरैक्ट यानी प्रतिकार होने की वजह से। फिर लो टाइड लोअर देन यूजुअल, तो इसमें जो लो टाइड होगी, जो निम्न ज्वार होगा वो भी काफ़ी निम्नतम होगा, जबकि नीप टाइड में क्या होगा, लो टाइड हायर देन यूजुअल, यानी उच्चतम निम्न ज्वार। तो निम्न ज्वार भी होगा वो बहुत नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा उच्च होगा वो। ये जब एक ही पंक्ति यानी सीजी की पोजीशन होती है तब, और नीप टाइड कब होती है, जब क्वाड्रेचर पोजीशन होती है। फिर ग्रेविटेशन फोर्स सबका यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ लगता है और इसमें एक दूसरे का प्रतिकार कर देते हैं। ये होगा कंपैरिजन। अब टाइडल करंट देख लेते हैं। तो देखिए, जब पानी इस तरफ जाएगा तो ये प्रवाह हो रहा है पानी का, तो यानी फ्लड होगा। जब अवे जाएगा तो क्या होगा, एब यानी अवनति। ठीक है, ये बस दो चीज़ें हैं। जब अंदर जाएगा, जब पानी टाइड इस तरह से बढ़ेगी ऊपर कि यहाँ पर पानी भरने लग जाएगा, और दूसरे में जब टाइड कम होगी या ज्वार कम होगा तो पानी कम होता जाएगा समुद्र तल। ये कहाँ पर होता है, ज्वारों के द्वीप के बीच में या फिर खाड़ी और ज्वारनद मुख में। ये सब टाइड इस तरह से चलती हैं और वहाँ पे फंस जाती है। अब पानी जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ पे इसको निकलने की ज़्यादा जगह नहीं है, जब ज़्यादा पानी होता है तो कैसे उसका उपयोग हम एनर्जी यानी ऊर्जा बनाने में करते हैं वो अभी देखेंगे। क्योंकि जब ये रिवर्स जाती है, अब यहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया, जब रिवर्स जाएगी ना बहुत ही तेज़ी से जाएगी। जो टाइडल करंट होता है रिवर्सिंग, इसका बहाव बहुत तेज़ होता है। अब इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एस्चुरी बता देता हूँ। वैसे हम जब रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो एस्चुरी को अलग से देखेंगे भी, डेल्टा को। तो जब लो लाइंग यानी सबमर्ज्ड बॉडी, सबमर्ज्ड रिवर लेवल हो, यानी सी वाटर के नीचे चला जाए, अभी बहुत प्यारे प्यारे फिगर्स हैं आगे आप देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एस्चुरी और डेल्टा के बीच का डिफरेंस। तो सागर तट के जब नीचे चला गया नदी का मुख, जब रिवर माउथ इज बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन, तब बन जाता है ज्वारनद मुख। इसका जो रिवर डिपॉजिट है यानी अवसाद है जो, वो एक नैरो डेल्टा बनाता है, यानी एक सकरा सा डेल्टा का निर्माण करता है, जिसे हम कह सकते हैं ज्वारनद मुख। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, ताप्ती और नर्मदा। अभी देखिए एकदम क्लियर होगा फिगर में, नेचुरल फिगर्स भी हैं, कुछ फोटोज भी हैं। ये देखिए, तो ये है बालाट एस्चुरी और मेकोंग रिवर डेल्टा, ये दोनों वियतनाम में है। तो डेल्टा में आप देख सकते हैं कितना सारा ये अवसाद यानी डिपॉजिट्स जमा हो गए हैं यहाँ पर। ये सेडिमेंट जमा होते होते बहुत सारा एक नया लैंडफॉर्म बन गया है इस तरफ। जबकि इधर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नदी का जो मुख वो सागर तल के नीचे है, नीचे होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ज्वारों ने इसे कवर कर लिया है और कोई भी सेडिमेंट ज़्यादा जमा नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही कम है। तो ये हो गया ज्वारनद मुख। जब सागर के ज्वार या टाइड्स जो हैं वो इसको जमने नहीं देते हैं सेडिमेंट्स को ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एस्चुरी और डेल्टा। ये फिगर में आपको क्लियर हो गया होगा। अभी और देखते हैं, ये देखिए इस तरफ है, आप डेल्टा देख सकते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट जमा हो गया और एक नया लैंडफॉर्म बन गया है। और ऊपर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्वार है तो ये बल्कि पानी जो ओशियन का या सागर का है वही नदी को अंदर चला गया, नदी उसके नीचे चली गई है और यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं हो पा रहा है नई सतहों का। ये हो गया आपका एस्चुरी। और यहाँ पे अगर पानी इस तरह से भर जाता है तो उसे हम लगून भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर एक बैरियर बन गया, देखिए ज्वार होगा तो वो अपने साथ साथ रेत या सैंड लाएगा, तो यहाँ पे एक बैरियर बन गया, तो पीछे एक लगून झील भी बन जाती। अब इसमें भी आप देख सकते हैं ये नदी आई, इसको किसी भी ज्वार ने तंग नहीं किया, तो ये अपना डिपॉजिट यहाँ पे अवसाद जमा करती जाएगी और डेल्टा का निर्माण करेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज्वारी ऊर्जा है, सागर का जो पानी वो अंदर भी जाता है और भर जाता है यहाँ पर, तो नदी एक ज़्यादा लैंडफॉर्म का या किसी स्थलाकृति का निर्माण नहीं कर पाती है। ये हो गई एस्चुरी। अब इंपॉर्टेंस क्या है, ज्वार का महत्व क्या है, तो इसके कारण, ज्वार के कारण जो हाइट, जो पानी बढ़ता है, तो अगर उथला समुद्री तट हो तो वहाँ पर जितने बंदरगाह है वहाँ पर शिप्स या जहाज़ पहुँच नहीं पाएंगे। तो जैसे पानी बढ़ेगा तो गहराई बढ़ जाएगी, तो उसमें जहाज़ तैरकर अंदर चला जाएगा।
ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है, जो महत्व है, वो सबसे ज़्यादा टाइड का यही है। बहुत जगह ये काम आता है। अभी आप देखेंगे आगे कि कहाँ पर भारत में इस तरह का पोर्ट है। और डीसिल्टिंग यानी अवसाद को हटाने में भी ये काम करता है। प्रदूषित पानी जो नदियों से आया वो भी इसे हटा देता है, टाइड्स। और टाइडल एनर्जी यानी ज्वारी ऊर्जा भी इससे बनती है। ये देखिए टाइडल पोर्ट ज्वारी बंदरगाह कांडला जो पोर्ट है वो ये यहाँ पर, ये भी एक ज्वारी बंदरगाह है। फिर डायमंड हार्बर है, ये आप देख सकते हैं हल्दिया कोलकाता, यहाँ पर डायमंड हार्बर। ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स, 1 और 2 जो ज्वारीय बंदरगाह है उसके। अब एक बार फाइनल टॉपिक हमारा टाइडल एनर्जी और देख लेते हैं कि ज्वारी ऊर्जा किस तरह से काम करती है। तो देखिए ये है ओशियन सरफेस यानी सागर का सतह। अब हमने यहाँ पे एक बैरियर बना दिया और क्या कर लिया, इस पानी का जब लेवल आगे बढ़ता है तो ये है हाई टाइड का लेवल, ये हाई टाइड का लेवल है, और ये है लो टाइड का लेवल। सतह जब ऊपर जाती है तो इतना ऊपर चले जाती है और जब नीचे आती है तो इतना आती है ना, सागर का तल, सागर की सतह। तो जब पानी अगर हमने यहाँ पे बैरियर से इसे रोक दिया, जब हाई टाइड आई इसे भरने दिया और यहाँ पर रोक दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी। और जैसे ही इन गेट्स को हम ओपन करेंगे ऊपर की तरफ तो पानी बहुत तेज़ी से यहाँ से जाएगा। और अगर यहाँ पर बीच में लगी होगी टरबाइन, तो इस चक्की से, इस ज्वारी चक्की से हम वो एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इस टरबाइन से फिर आगे जनरेटर कनेक्ट होगा, जनरेटर से फिर बिजली उत्पन्न हो सकती है। तो आगे इस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है टाइडल एनर्जी का। अब वर्ल्ड का एक एग्जांपल देखिए, ला रांस फ्रांस में, स्कॉटलैंड यूके में, और भारत में गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी या सुंदरबन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब 50 मेगावाट का एक प्लांट गल्फ ऑफ कच्छ में लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक तरफ होगा सागर और एक तरफ होगा जहाँ पे हमने इस ज्वार के एक्स्ट्रा पानी को ट्रैप कर लिया, एक तरह से उसे फंसा लिया। जब वापस जाएगा तो फिर बहुत तेज़ी से जाएगा और हमारी टरबाइन को मूव कर देगा। अब स्ट्रीम है, ज्वारीय धारा ऊर्जा, टाइडल स्ट्रीम एनर्जी, यानी सागर के तट पर, तल पर ज्वार चक्की यानी टरबाइंस प्लेस कर दी, और जैसे जैसे धारा इसे चलाएगी इसको एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है। फास्टेस्ट ओशन करंट कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा तेज़ धारा है वो गल्फ स्ट्रीम में है, यूएसए में। ये रहा यूएसए का मैप और ये है गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर इस एरिया में। ठीक है, चलिए प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। तो ड्यूरिंग नीप टाइड्स हाई टाइड इज लोअर एंड लोअर टाइड इज हायर देन यूजुअल। नीप टाइड कौन सी थी, ये थी अर्थ, ये था मून, ये था सन। तो ये जो प्रतिकार यानी राइट एंगल पे बन गया, ये इस टाइम पे होती थी नीप टाइड। तो इन्होंने दिया है कि नीप टाइड में ऐसा होता है, नीप टाइड में हाई टाइड लोअर होती है और लो टाइड हायर होती है। तो नीप टाइड अनलाइक स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून। ए इज ट्रू, आर इज इनकरेक्ट, क्योंकि न्यू मून और फुल मून यानी पूर्णिमा और चंद्रमा तभी हो सकते हैं जब तीनों एक लाइन में हो। और ये क्वाड्रेचर पोजीशन जो होती है ये एक लाइन में तो होती नहीं है, सीधी पोजीशन होती है वो। तो इसलिए ये आर जो है वो गलत है, लेकिन ए असर्शन सही है। यूपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न। यूपीएससी 2004 का एक प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से करेक्ट नहीं है जो, वो आप बताना है। गल्फ विथ नैरो फ्रंट्स एंड वाइडर रियर्स एक्सपीरियंस हाई टाइड, यानी वो खाड़ी जिसमें कि जैसे ये खाड़ी है तो जिसका मुख छोटा है और पीछे जो ये इलाका है ये बड़ा है, उसमें हाई टाइड होती है। फिर दूसरा है टाइडल करंट टेक्स प्लेस व्हेन अ गल्फ इज कनेक्टेड विद ओपन सी बाय नैरो चैनल। तो टाइडल करंट तब होती है जब जो खाड़ी है वो एक नैरो चैनल से, महासागर से जुड़ी हो। फिर टाइडल बोर अकर्स व्हेन अ टाइड एंटर्स द नैरो शैलो एस्चुरी ऑफ रिवर। तो जब अगर एस्चुरी हो किसी नदी की, ये आ रही नदी, इसमें एस्चुरी हो और यहाँ से पानी ज्वार की वजह से पानी अंदर जाए तो टाइडल बोर यहाँ पे बैरियर बन जाता है। देन टाइडल नेचर ऑफ द माउथ ऑफ रिवर हुगली इज ऑफ क्रिशियल इंपॉर्टेंस ऑफ कोलकाता पोर्ट। तो हुगली रिवर का जो मुख है, नदी मुख, उसका कोलकाता पोर्ट पर, यानी कोलकाता में जो पोर्ट बना हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसके ज्वार का। अब देखते हैं इसमें से गलत कौन सा है। तो टाइडल बोर्स एट हुगली आर कंस्ट्रेंट्स फॉर शिपिंग एट पोर्ट, रशिंग करंट इम्बैलेंस द डॉकिंग ऑफ शिप्स। तो जो ज्वारीय प्रभाव है हुगली रिवर पर, इसकी वजह से जो बैरियर बनते हैं वो कंस्ट्रेंट हैं, वो तकलीफ देते हैं शिपिंग में, क्योंकि अगर वो बैरियर बन गए तो शिप्स को या जहाज़ को अंदर आने में और दिक्कत होती है। वहाँ पे अवसाद अगर जमा हो जाते हैं, ज्वारीय अवसाद, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये मतलब कि डी
ऑप्शन इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2001 में पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टाइड्स आर ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग। क्या ऐसा होता है? परिवहन में और फिशिंग में टाइड्स हेल्प करती हैं क्या? नहीं करती हैं। हाई टाइड इनेबल बिग शिप्स टू एंटर और लीव, ये हमें पता है कि जैसे उच्च ज्वार होगा तो क्योंकि गहराई बढ़ जाएगी तो जहाज अंदर आ सकेंगे। फिर टाइड प्रिवेंट सिल्टेशन ऑफ हार्बर, यानी जो अवसादों को जमा होने से रोकती है, ये बिल्कुल सही है। और कांडला और डायमंड हार्बर है टाइडल पोर्ट्स, ये आपको मैंने फिगर्स में बताया था। तो ये दोनों, ये तीनों सही लगते हैं, 2, 3 और 4, पहला रॉन्ग है। तो अब हमने आज जो अगला टॉपिक कवर किया, महासागरीय ज्वार या ज्वारीय ऊर्जा भी कवर की। इसके बाद में सिर्फ 2 और बचते हैं, लवणता और महासागरीय तापमान, जो अगले एक लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। चाहे ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।